कोई बताए क्या क्या था लास्ट लेक्चर में? सर नल स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और कैसे नल स्पेस में मैट्रिक्स में कैसे अरेंज किया जाता है वो हमने पढ़ा था। हाँ, नल स्पेस निकालना हमने सीखा था लास्ट यस लेक्चर सर। में, एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल दैट हाउ कैन वी फाइंड नल स्पेस। बेटा नल स्पेस निकालने के जो है ना, जो x1 x2 x3 है, वो सब जो है ना, जो तरीके हैं वो सब हमको फॉलो नहीं करना है। I have explained that how can you write a basis of null space directly from RREF, na, row reduced echelon form. So learn that. So if you have RREF, so no need to do all these things x1 x2 x3 that is written here, and you can write this basis directly from RREF. RREF ये है तो हम डायरेक्टली नल स्पेस का बेसिस लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं एंड देन आई विल move forward. So let us take one more example, that how can we find this basis of null space, row space, column space. And I have not explained that how can you find the basis of left null space, but you know the algorithm for a basis of null space, so you can apply that on A transpose. Okay. Okay. So take this matrix A is equal to 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 5 2. Okay, and its RREF will be, I am not calculating RREF beta, RREF will be what? 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0. These are two pivots. Okay, this is RREF. Now you tell me what is basis of row space. कोई भी बच्चा बताए रो स्पेस की बेसिस में कितना एलिमेंट होंगे बेटा? रो स्पेस की बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? दो। दो। क्यों? इसका पाइवट दो है इसलिए। दो है, रैंक दो है, मैट्रिक्स की रैंक दो है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इन RREF वी हैव टू पिवोट्स। सो कैन यू गिव मी अ बेसिस नाउ? सो आपको दो वेक्टर लिखने हैं यहाँ पे रोज से। कैन यू टेल मी व्हाट यू वांट टू राइट हियर? So first vector will be, so see, when you write row space, you have freedom. Either you can write the pivot rows from the original matrix or from REF or RREF. Always you have freedom. So I am writing from RREF. Basis of column space. Column space की basis में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? दो। दो। कौन कौन से होंगे जरा आप बता दो। वन जीरो जीरो जीरो। नहीं बेटा, कॉलम स्पेस की जब बेसिस लिखते हैं, so we will see where are the pivots in REF और RREF, और उसके बाद क्या करते हैं? कोई दूसरा बच्चा बताए, कोई दूसरा बच्चा बताए। आवाज नहीं आ रही, आपके माइक का इश्यू है। कोई तीसरा बच्चा बताए।
आर्यन कार्तिक, आर्यन कार्तिक, सर मैं बता सर। रोशन कुमार, यस प्लीज। 1 1 2 एक का और एक का 2 3 2 5 1 1 1 2 एंड 2 3 2 5। 2 बेटा 5 कॉलम स्पेस की जब बेसिस लिखेंगे तो हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स से लिखेंगे। यू हैव टू राइट columns from original matrix corresponding to the columns having pivot in REF or RREF। REF और RREF निकालने के बाद हम देखेंगे कि किस किस कॉलम में पिवोट हैं और वही कॉलम उसी के corresponding जो कॉलम होंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही लिखेंगे। देयर इज नो फ्रीडम इन राइटिंग अ बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। रिमेंबर, कॉलम स्पेस की जो बेसिस है ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही लिखेंगे और रो स्पेस की बेसिस आपकी मर्जी है। आप ओरिजिनल मैट्रिक्स से भी लिख सकते हैं या आरईएफ से भी लिख सकते हैं या आरआरईएफ से भी लिख सकते हैं। इवन आपकी इतनी फ्रीडम है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स से आरआरईएफ निकालने तक बीच में जितने भी मैट्रिक्स आएंगे यू कैन राइट द basis from those matrices also because row space, reason क्या है बेटा, row space, row operations do not change the row space। फाइन। सो यहाँ पे आपको फ्रीडम है और यहाँ पे आपको कोई फ्रीडम नहीं है। यू हैव टू राइट फ्रॉम ओरिजिनल मैट्रिक्स ओनली। नाउ बेसिस ऑफ नल स्पेस। नल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे बेटा, कोई भी बताओ। नल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? जितनी नलिटी होगी, नलिटी कितनी है इस मैट्रिक्स की? इस मैट्रिक्स की नलिटी कितनी है? 3 - 2 1 1। सो बेटे रैंक है इस मैट्रिक्स की 2 और नलिटी है इसकी 1। तो जितनी नलिटी होती है उतने ही वेक्टर आएंगे नल स्पेस में। इसका मतलब नल स्पेस में केवल एक वेक्टर आएगा। अब ये वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा? बेसिस में नल स्पेस की एक ही वेक्टर आएगा, नल स्पेस में नहीं। ठीक है, ये याद रखना ना। देखिए कभी कभी मैं गलती कर देता हूं जो है बोलने में, गलती इन द सेंस मेरी आदत ही है। व्हेन आई से नल स्पेस मींस दैट is the meaning is I am talking about if I am writing null space, that means I am writing a basis of null space. Null space has, if it is non-trivial, always have infinitely many elements, so उसको लिखा नहीं जा सकता ऐसे लिस्ट करके। okay, so we are writing basis of null space। so कैसे लिखेंगे बेटे ये एक एलिमेंट? जो देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल फ्री है। कौन सा वेरिएबल फ्री है? कौन सा वेरिएबल फ्री है? यहां पे कितने वेरिएबल पिवोट हैं? 2 वेरिएबल। फ्री वेरिएबल कौन सा है? तीसरा। पिवोट वेरिएबल है पहला और दूसरा। तो फ्री वेरिएबल की वैल्यू चूज करते हैं 1। अभी इस कॉलम में जाते हैं, टेक द एंट्रीज फ्रॉम द नॉन जीरो रोज, नेगेटिव साइन एंड पुट हियर। अदरवाइज दैट इज योर चॉइस इफ यू वांट टू कैलकुलेट this basis from by writing x1 x2 x3 x4 in the way that I have explained here. You can, it is your choice. However, no need to what, because see as I said many times, आपका main intention क्या है? आपको algorithm सीखना ना, so that you can apply these things in 106 appropriately. So algorithm क्या है? आपको RREF निकालना है। आरआरईएफ निकालने के बाद देखना है कि कितने फ्री वेरिएबल हैं। उतने ही फ्री वेरिएबल होंगे जितनी नलिटी है। ओके, उसके बाद फ्री वेरिएबल को कैसे चूज करते हैं और पिवोट वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत। we have given enough time in last lecture. If it is not clear, please watch the recording of the previous lecture and learn
how can you find basis of null space? Null space is very important, beta. Okay. Now you see one, notice one very good thing. Notice a good conclusion. Good conclusion. That if you take any vector from any basis of row space and any vector from null space, basis of null space, then the dot product of these two vectors is what? Fill in this blank. You see what I have written? आप रो स्पेस में से कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, मींस रो स्पेस की बेसिस में से कोई भी एक वेक्टर लीजिए और एक कोई भी वेक्टर नल स्पेस की बेसिस में से लीजिए. नल स्पेस की बेसिस में तो यहाँ एक ही वेक्टर है. तो कोई भी वेक्टर लीजिए. यदि एक से ज्यादा होंगे तो आपके पास चॉइसेस है, कोई भी वेक्टर ले सकते हैं. यहाँ पे तो एक ही वेक्टर है नल स्पेस में, सो यू हैव टू टेक दैट वेक्टर ओनली. And now tell me what is the dot product of any vector from this set and any vector from this set. क्या है बेटा डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट जानते हो ना? हाँ, दो वेक्टर यदि हैं x1 x2 xn और दूसरा है y1 y2 yn, तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का एक नोटेशन बेटा ये भी होता है इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट. ओके. तो ये होता क्या है बेटा? ये होता है कि ये सपोज करो ये वेक्टर x है और ये y है. तो ये होता है x ट्रांसपोज इनटू y. ओके, मतलब कि दिस इज व्हाट x1 xn रो में लिखो पहले को, दूसरे को कॉलम में लिखो, and ultimately what you will get summation xi yi I is equal to 1 to means component wise product करना है और उसके बाद sum ले लेना है. So what is the dot product of this vector? Now you tell me what is the dot product of this vector and this vector? कोई भी बच्चा बताइए. जल्दी बोलिए भाई, कितना टाइम लगता है डॉट प्रोडक्ट निकालने में? जीरो. यस, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना. इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए. और मैंने बस एक चीज नहीं बताई है आपको अभी तक कि इस चीज को आप बोलते थे डॉट प्रोडक्ट अभी तक, और अभी हम क्या बोलेंगे आज के बाद में? या तो डॉट प्रोडक्ट या एक नया वर्ड है इनर प्रोडक्ट. इसको मैं डिफाइन करूंगा कभी. क्या है? इनर प्रोडक्ट. ठीक है. सो डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट तुम्हारे लिए अभी दोनों सेम है. However, inner product is little bit generalization of the concept of dot product that you have read in your school. लेकिन अभी तक दोनों एक ही हैं तुम्हारे लिए ना. जब मैं डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट ही बोलूं कभी कभी मुंह से इनर प्रोडक्ट निकले तो दैट मींस दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स.
सो हमने क्या सीखा बेटा, यहाँ पे क्या क्या है, क्लेम क्या है हमारा कि इफ वी टेक एनी वेक्टर फ्रॉम any basis of row space and any vector from basis of null space, any basis of null space, then the dot product of these two vectors is always, so क्या आएगा इस fill in the blank में, 0. इस एग्जांपल में 0 आया, लेकिन ये हमेशा सही है. क्यों बेटा, देखो ध्यान से देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब जानते हो ना आप क्या होता है, दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब जानते हो, दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, उनके बीच में कितने का एंगल होता है, 0 डिग्री, हैं 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. सॉरी, हाँ, दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, कॉन्साइड करेंगे नहीं, ठीक है, 0 डिग्री या तो 0 डिग्री नहीं होता, तो 90 डिग्री होता है. यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या होता है, इनर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आता है, कोस थीटा. तो कोस 90 Yes, क्या sir. होता है, कोस 90 क्या होता है, 0. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज व्हाट, 0. argument of first vector into argument of second vector into cos theta, where theta is the angle between these two vectors. ठीक है ना. सो यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो डॉट प्रोडक्ट, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ this is 0 if and only if x is perpendicular to y, x is perpendicular to y. ओके, देखो बेटा, ये कोई बहुत बड़ा जो है ना, कोई रिजल्ट नहीं है, इसका प्रूफ केवल एक लाइन का है. यू सी दिस केयरफुली, सी ax is equal to 0, see this equation, ax is equal to 0. x कहां पे है, यदि ax is equal to 0 है तो x कहां पे है, what is the definition of null space, null space is a collection of all x such that ax is equal to 0. so if you have ax is equal to 0 तो x कहां पे है, जल्दी बताओ, x है null space में, और कोई भी यदि रो है A के अंदर और इस x का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0. so proof is straightforward. And what is the conclusion, geometric conclusion, that row space is perpendicular to null space. रो स्पेस नल स्पेस के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब क्या है बेटा, कि कोई भी आप वेक्टर रो स्पेस से उठाइए, कोई भी नल स्पेस से उठाइए, दोनों का 0. Now you recall this picture that I have made 2-3 times, that if A is M cross N, then A can be treated as a linear transformation from Rn to Rm. यहाँ पे दो पार्ट होंगे और यहाँ पे दो पार्ट होंगे. यहाँ पे क्या क्या होगा, रो स्पेस, और यहाँ पे क्या होगा, नल स्पेस. बेटा रो स्पेस की डायमेंशन r होगी, नल स्पेस की डायमेंशन इसकी n-r होगी. दिस इज डायमेंशन, टोटल डायमेंशन n है, एंड इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. सिमिलरली, क्योंकि कॉलम स्पेस बेटे क्या होता है, कॉलम स्पेस तो A ट्रांसपोज का रो स्पेस ही होगा ना, आया ना बोलो बेटा, किसी मैट्रिक्स का Yes, कॉलम स्पेस A ट्रांसपोज के लिए रो स्पेस बन जाएगा. और लेफ्ट नल स्पेस क्या होता है,
लेफ्ट नल स्पेस, तो नल स्पेस ही होता है ए ट्रांसपोज का. ओके, नाउ यू अप्लाई द सेम theorem on A transpose, and what you will obtain that the column space की जो रैंक होगी, की जो डायमेंशन होगी वो R होगी. इसकी डायमेंशन कितनी होगी बेटा? इसकी जो डायमेंशन होगी वो m माइनस R होगी. ओके, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. बहुत ही सुंदर पिक्चर, एकदम अपने ध्यान, एकदम हमेशा याद रखो इस पिक्चर को. ठीक है, और we have done very nice algorithm to capture basis of null space also. There is no need of any solution of Ax is equal to 0. No need to write x1, x2, x3. Okay, just calculate the RREF of A, and from RREF of A, write C in which columns you have free variables, in which columns represent pivot variables. Assume the value of free variable, go in those columns in RREF, pick the non-zero entries, take the negative sign, and those values will be the values of pivot variable in that vector. So it is very easy, very straightforward. You know how can you find basis of row space. This theorem we have done today, that row space is perpendicular to null space. That means if you pick any element, any vector from row space, any vector from null space, inner product will be 0. If you apply the same this result on A transpose, then you can immediately obtain the result that column space and left null space are also perpendicular. We have already seen that the dimension of column space is number to the pivot, that is means rank. Okay, and so why rank nullity theorem says that the dimension of left null space will be what? M minus R, because the sum must be this number. This is the dimension of domain for A transpose, and this is the dimension of domain for A. Any question? बेटा यदि कोई भी क्वेश्चन हो आपका 4 फंडामेंटल सब स्पेसिस में, तो पूछिए बेझिझक होकर. ठीक है, सर लेफ्ट नल स्पेस वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. लेफ्ट नल स्पेस बेटा कुछ नहीं है. लेफ्ट नल स्पेस ए ट्रांसपोज का नल स्पेस है. यदि आपको लेफ्ट नल स्पेस निकालना है तो लेफ्ट नल स्पेस क्या होता है? लेफ्ट नल स्पेस किसी भी मैट्रिक्स का लेफ्ट नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द सेम थिंग एज null space of A transpose. अब यदि मैं कहूं कि इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का जो भी एग्जांपल लिया था, इस मैट्रिक्स का लेफ्ट नल स्पेस निकालिए, मींस उसकी एक बेसिस निकालिए, तो क्या करोगे आप? ट्रांसपोज का RREF निकालोगे और जो एल्गोरिथम है नल स्पेस का वो लगा दीजिए और इसका निकल जाएगा. क्लियर? यस. और कुछ पूछना है बेटा? लेफ्ट नल स्पेस क्या होता है? ए ट्रांसपोज का नल स्पेस. आपको ए का नल स्पेस निकालना आता है, जिस तरीके से ए का निकाला है उसी तरीके से आप ए ट्रांसपोज से स्टार्ट कीजिए, एलिमिनेशन कीजिए, RREF निकालिए ट्रांसपोज की, और वहां से आप उसका नल स्पेस लिख दीजिए. और नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस की डायमेंशन कितना होगा बेटा? M माइनस आर, क्योंकि ये क्या है? ये ट्रांसपोज का नल स्पेस है और ये ट्रांसपोज का रो स्पेस है. किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस क्या होगा? ट्रांसपोज का रो स्पेस. सो एक्चुअली बेटे ये है क्या? ये क्या है? ये है रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज. So
यहां से यहां पे क्या आता है ए, और ए ट्रांसपोज का डोमेन क्या होगा ये आर एम। सो ए ट्रांसपोज इधर से इधर जाएगा। सो नाउ अप्लाई रैंक नलिटी थ्योरम। तो रैंक प्लस नलिटी मस्ट बी एम। सो इफ इट इज आर, it is m, so this number must be m minus r. Any other question? कोई भी क्वेश्चन पूछिए बेटा, झिझकिए नहीं, अभी झिझकोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। This is very simple thing. कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलें। अभी रिमेनिंग लेक्चर में बेटा हम क्या सीखेंगे? यस सर। हाँ देखो, दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम क्या सीखने वाले हैं अभी, ठीक है। एक है क्वेश्चन 1, क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आर वेक्टर्स x1 x2 xn, आपको मैं n वेक्टर दे दूं li और ld। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कुछ वेक्टर्स देने के बाद क्या पूछा जाता है कि प्लीज चेक दीज आर li और ld। और एक दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b। पहले इन दो क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, हाउ कैन यू कंप्यूट द थिंग्स, और उसके बाद देन वी विल डू आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने भी कई बार पूछा है कि दीज टू वेक्टर्स आर li और ld। अब दो वेक्टर यदि होते हैं तो आप आराम से बता सकते हो देख के, क्योंकि दो वेक्टर यदि ld होंगे तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा। तो दो वेक्टर के केस में तो ये चीजें आसान है, लेकिन 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो किसी सेट में, और पूछा जाए कि ये सेट li है कि ld है, कैसे निकालोगे? देखो बेटा, मैं क्वेश्चन पूछता हूं अभी, माइक बंद कीजिए अपना। सुशांत, सुशांत बंद कीजिए माइक। सपोज करो कि आई यू हैव ए सेट एस, you have set s is equal to this 1 1 1 1 2 3 2 3 4 in R3। और क्वेश्चन है बेटा, दिस सेट इज li और ld, s इज li और ld, कैसे चेक करोगे? आंसर बता सकते हो बिना बिना किसी कैलकुलेशन के, s क्या है, li है कि ld है? पहला और दूसरा वेक्टर देखो बेटे, यदि केवल इतने दो ही एलिमेंट होते इस सेट में, दो ही वेक्टर होते तो ये सेट li होता कि ld होता?
सर एलडी 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 LD सर। एलडी के एलआई लीनियरली डिपेंडेंट आप बोल रहे हो? यदि दो वेक्टर हैं तो केवल ये। यस सर। यदि यस बेटे सर डिपेंडेंट है। क्यों होगा एलडी? बताओ बेटा, आपने बोला ना कि एलडी होगा, क्यों होगा एलडी? क्योंकि सर इसका रैंक 2 हो जाएगा और एलआई होने के लिए सर रैंक 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। रैंक 3 होना चाहिए? किसका रैंक 3 होना चाहिए? बेटे एलडी का कॉन्सेप्ट मैं कितनी बार समझा चुका हूं आपके। दो ही वेक्टर हैं, आप देख के कैसे बता सकते हैं? मैं एल्गोरिथम पूछ नहीं रहा हूं तुमसे ना। अगर तुमने गलत सीखा हुआ है तो उसको आज सही करेंगे, ठीक है? मैंने कैसे बताया कि दो वेक्टर एलडी होंगे या एलआई होंगे? कैसे आप देखोगे? यदि दो ही वेक्टर हैं तो आप देखिए कि कोई एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं है। यदि है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्या ये वेक्टर इसका मल्टीपल है? हाँ ना बोलिए बेटा, जो भी है। यस सर। यस सर। यस सर है। ये वेक्टर इसका मल्टीपल है? क्या मल्टीपल होगा बेटे वो? इसमें नो सर नहीं है। नहीं इसमें है। तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाए? नहीं है। यस, सर एलआई है। ये दोनों वेक्टर एल आई है। और इसमें तुम कुछ ऐसा एक नंबर क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो इस वेक्टर में? इस वेक्टर में क्या एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ये वेक्टर बन जाए? कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। और ना ही उल्टा करता है। वन साइड नहीं करेगा तो दूसरी साइड भी नहीं करेगा। तो कोई यदि दो वेक्टर आपको चेक करने हैं एल आई एल डी, तो कैसे कर सकते हैं? कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं लगाना है एल्गोरिथम आपको। मैं कंप्यूटर में तो करने के लिए बोल नहीं रहा हूं आपको, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। दो वेक्टर यदि दो वेक्टर चेक करने एल आई एल डी है तो कैसे करोगे? कोई एक वेक्टर उठाओ और देखो कि दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं है। नहीं है तो एल आई और है तो एल डी। अभी यदि तीन वेक्टर हैं तो कैसे पता करोगे? तीन वेक्टर में टेक्निक काम नहीं करेगी। सर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 हुआ तो। नहीं बेटा, अभी अभी सुनो। वेरी गुड, आपने अच्छा एल्गोरिथम सीखा। जीरो है तो क्या होगा? अच्छा कंप्लीट कर दो आप। जीरो है तो क्या होगा? एल आई। डिटर्मिनेंट जीरो है तो एल आई। नो सर, 0 है तो एल डी, अगर नहीं है तो फिर एल आई। हाँ, क्यों? बताओ ना क्यों। सर वो रीजन यदि नहीं यदि पता। यदि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। अच्छा बोल रही हो। डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा? जब एलडी होगा। कब होगा? देखो बेटे, अच्छा ठीक है, अभी आते हैं एल्गोरिथम पे। मैं वापस आपसे पूछूंगा और आपके सबके जो है ना, इन सब चीजों का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है? आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? देखिए क्या है। टू गिव आंसर, what should we do? We form a matrix बबलू, क्या कर रहे हो बेटा? So to give answer, learn carefully. We form a matrix A in this way.
जितने भी आपको वेक्टर दिए गए हैं सारे कॉलम वाइज लिख लो। पहली बात, कितने भी वेक्टर क्यों ना हो सबको कॉलम वाइज लिख लो। एक मैट्रिक्स बनाओ ए, और जितने भी कॉलम दिए हैं आपको उस मैट्रिक्स के जो है ना कॉलम में लिख लीजिए। सेट S is equal to x1 x2 xn is Li if and only if कब बताओ? अभी किसी ने बोला था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो तभी होगा जब स्क्वायर होगा केस, ठीक है, अदरवाइज तो हम डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं पाएंगे। इस केस में आप जरूर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहां पे दो ही वेक्टर दूं, फॉर एग्जांपल यही दो वेक्टर मैं पूछूं, अब आपने मल्टीपल देख के तो बता दिया कि ये Li होंगे, लेकिन एल्गोरिथम से कैसे निकालोगे? तब तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते ना आप। नो सर। हाँ, तो अब क्या करेगा, क्या 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 होगा, ये वेक्टर कब Li होंगे? यदि नंबर ऑफ पिवोट्स इन REF ऑफ A इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है? कितने कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में? ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? जितने की एलिमेंट, जितने की वेक्टर्स थे इसमें जो आपको चेक करना है, LILD होगा। अब इसमें कितने कॉलम, कितने वेक्टर हैं यहाँ पे? n, और इसमें भी n कॉलम्स हैं मैट्रिक्स में, पिवोट n है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? मैट्रिक्स की कितनी रैंक N. है? n। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि Li होंगे यदि रैंक ऑफ ए, जो आपने मैट्रिक्स बनाया कॉलम वाइज लिख के, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। अब n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी को हम कोई कभी कभी लिटरेचर में ऐसे भी बोलते हैं बेटा कि इफ एंड ओनली इफ ए हैज फुल कॉलम रैंक। कोई मैट्रिक्स फुल कॉलम रैंक रखता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस मैट्रिक्स की रैंक उतनी है जितने की उसमें कॉलम। ठीक है। Yes, sir. अभी देखो, अभी ये हमको क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? नाउ यू सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा कि तीन वेक्टर हमको दिए गए थे। पहला वेक्टर क्या था बेटा? 1 1 1 1 2 3 3 4 3 2 3 4 1 Yes, sir. 1 1 1 2 1 2 3 2 3 4. 1 2 3 एंड 2 3 4। तो क्या एल्गोरिथम क्या कहता है हमारा? यदि ये तीन वेक्टर अलग अलग हैं और आपको चेक करने हैं कि LI LD हैं, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाइए जिसके कॉलम ये वेक्टर होंगे। वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिखना है बेटा, ये याद रहे, रो वाइज नहीं लिखना है, ठीक है। रो वाइज बिल्कुल नहीं लिखना है, कॉलम वाइज ही लिखना है। यहां पे मैंने लिखा है ना, वी फॉर्म ए मैट्रिक्स ए दिस। जो सेट हम निकाल रहे हैं, हम देखना चेक करना चाहते हैं कि LI LD है, उस सेट के वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स बनाना है उस सेट के वेक्टर्स से। उस मैट्रिक्स को नाम होगा A, और A के कॉलम में उस सेट के सारे एलिमेंट वेक्टर लिख देने हैं। अब क्या करना है? इसकी REF निकालनी है। निकाल लो REF। 1 1 2 0 1 1 0 2 2, पहला पिवोट। अभी यहां पे ये पिवोट है, बिल्कुल सही बात है, इसके नीचे 0 है, तो क्या होगा? 1 1 2 0 1 1 0 0 0।
कितने पिवोट आए? आरईएफ बन गया ना? 2 कितने पिवोट हैं? 2 2। रैंक कितनी है मैट्रिक्स की? 2 कॉलम कितने हैं? मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 3 हैं? 3 3। मैट्रिक्स की रैंक क्या उतनी है जितने की कॉलम? नहीं। नो सर। इसका मतलब क्या है कि ये 3 वेक्टर क्या है? जो सेट एस है हमारा, वो क्या है? एल आई है कि एल डी? LD। एल डी, लीनियरली डिपेंडेंट। आपको डिटरमिनेंट नहीं निकालनी, आपको क्या निकालना है बेटे? देखो क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स के हमने जो वेक्टर्स थे हमारे, हमारा जो सेट दिया हुआ था, एस जो सेट था, उसमें 3 वेक्टर थे, 1 1 1 1 2 3 एंड 2 3 4। ये 3 वेक्टर थे और हमको चेक करना है कि ये सेट एल आई है कि एल डी है, मतलब कि ये 3 वेक्टर एल आई है कि एल डी है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड ए मैट्रिक्स ए, column of A are the same vectors, those are elements of set S। सेट S के जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जिस सेट को हमको चेक करना है एल आई एल डी है, उन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए। और जो मैट्रिक्स आपने बनाया है वो कैसे बनाते हैं? जो भी सेट के वेक्टर्स हैं उनको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। अब ये तीनों कॉलम एल आई हैं, मतलब कि तीनों वेक्टर एल आई हैं, एक ही तो बात है, बिकॉज यू हैव रिटन योर वेक्टर्स कॉलम वाइज। इस मैट्रिक्स के तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। दैट मींस व्हाट? ये सेट एल आई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इस मैट्रिक्स के तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब इसकी कॉलम स्पेस की डायमेंशन 3 होगी। इसका मतलब इसमें 3 पिवोट होने चाहिए। इसकी आरईएफ में तीनों कॉलम में पिवोट होने चाहिए। आरईएफ के तीनों कॉलम में पिवोट नहीं है, दैट मींस ये तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट मींस ये सेट एल आई नहीं है, एल डी है। क्लियर? यस सर। अभी तो कोई इशू नहीं आएगा ना? कभी भी एल आई एल डी गलती नहीं करोगे? नो सर। R4 यदि है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल 2। सपोज करो कि हमारे पास ये सेट है 1 2 3। आपके पास सेट क्या है? थोड़ा आसान ले लेते हैं ताकि आसान से निकल जाए आरईएफ। 1 1 1 0, ओके, देन 3 2 2 1, उसके बाद 2 1 1 1। सपोज करो कि ये 3 एलिमेंट हैं R4 में। ये सब है, सबसेट कहां पे है? R4 में। बेटे एक प्रत्येक वेक्टर R4 में है ना? R4 के 3 वेक्टर हमने लिए। ओके, अब चेक करना है कि ये सेट एल आई है कि एल डी है। कैसे चेक करोगे? एक मैट्रिक्स बनाओ ए। पहला कॉलम क्या होगा? 1 1 1 0। दूसरा कॉलम 3 2 2 1। तीसरा कॉलम 2 1 1 1। ओके, अब इसका क्या करना है? आरईएफ निकालना है। 1 3 2 0 -1 -1
0, -1, -1, and then 0, 1, 1. Now take this as pivot. 1, 3, 2, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. कितने पिवोट हैं? REF में REF आ गया आपका? दिस इज REF. कितने पिवोट हैं? हाउ मेनी पिवोट्स यू हैव इन REF? 2. That means what? Columns of A are Li or LD? LD. LD. That LD, means sir. what? This set is LD. Linearly dependent. ठीक है? अभी तक जितना पढ़ाया है उसको सोचो. ठीक? 2-3 मिनट का ब्रेक करते हैं एंड देन आज का जो दूसरा क्वेश्चन था, हाउ कैन वी सोल्व Ax = B, उस पे चलते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन और करेंगे. Okay, sir. So we'll meet after 3-4 minutes, maximum 5 minutes. Take a break.
सर आपका माइक ऑफ है। Thank you. Am I audible now? यस सर। Okay. So please see matrix vector multiplication. I hope this you have recently done in MA 106 also. So जूही मैडम ने वहां पे बताया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वहां पे एलयू डिकम्पोजिशन कर लिया तुम लोगों ने? यस सर किया है। ओके देखो बेटे, एक मैट्रिक्स से सपोज करो कि 1 2 3 4 और 5 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर कितना आएगा? आंसर तुम बता सकते हो मुझको? ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 है, तो आंसर पहली बात तो 2 क्रॉस 1 आएगा। ठीक बात है? यस सर। यस सर। नाउ व्हाट इज आंसर? टेल मी। 1 into 5 plus 2 into 6, वो पहला 1 1 का रहेगा। 1 into 5 plus 2 into 6। हाँ बेटा आंसर बता दो ना, कितना आएगा? सर 17 और 39, 17 39 17 और 30 नीचे 39। गुड। ये 7 अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे निकाला। ठीक है, अब ये निकाला कैसे, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, आराम से देखिए। ठीक है, ये 17 कैसे निकाला आपने? इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यही क्या ना? यस सर। यस सर। अभी इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से कह रहा हूं। आपने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर तो ये और दूसरा वेक्टर ये, और इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकाला? डॉट प्रोडक्ट। और ये एलिमेंट तो आएगा आपका, है? यस सर। ये जो एलिमेंट है ये कैसे आएगा? ये एलिमेंट कौन सा है? 2 1। दूसरी रो का वेक्टर लो और पहले कॉलम का वेक्टर लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, यहां पे रख दीजिए। दिस इज यूजुअल वे यू आर डूइंग सिंस क्लास 11th आई थिंक ना, जब से मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है? यस सर। Now you see one more thing. This answer I can calculate in this way. This is equal to actually what? जिस वेक्टर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका पहला कंपोनेंट उठाओ और मैट्रिक्स का पहला वेक्टर उठाओ, प्लस 6 टाइम्स दूसरा कंपोनेंट दूसरा वेक्टर। देखो मैं क्या करा बेटा, पहला कंपोनेंट उठाया, यहां पे रखा, इसका मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम में, फिर दूसरा कंपोनेंट उठाया वेक्टर का और दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई किया, और देखो कि अब ये आंसर कितना है, ये टोटल आंसर कितना है? पहला क्या हुआ? 5 into 1 3, सो 5 and 15 प्लस कितना हुआ? 12 and 24। आंसर यही आ गया बेटा, फिर दोबारा से घूम के। यस सर। So what is the meaning? What is meaning? तो ये हमेशा सही रहेगा, केवल इसी एग्जांपल में नहीं है, हमेशा सही है। यदि A एक मैट्रिक्स है हमारा, सपोज A, यू आर इंटरेस्टेड इन A इंटू एक्स। A क्या है? A में ये कॉलम है पहला x1, ये कॉलम है C1, एक कॉलम है C2, कॉलम है Cn, कॉलम है, और x वेक्टर क्या है? x1 x2 xn। तो आंसर क्या होगा? x1 का मल्टीप्लाई कीजिए C1 में, x2 का मल्टीप्लाई कीजिए
C2 में, और ऐसे ही करते जाइए और सबको ऐड कर दीजिए बाद में, xn का मल्टीप्लाई कीजिए Cn में। ये आंसर हमेशा आएगा, हमेशा। आप वैसे करो यूजुअल वे में या ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा? इफ ax इज इक्वल टू बी, देन b जो होगा वो क्या होगा? b इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ a। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? फटाफट बोलिए माइक से, हाँ, ना, यस, नो, जल्दी। यस सर, हमको आ गई। आ गई। यस सर, क्लियर। सबको बोलना है, सबको बोलना है। यस सर, यस सर, यस सर। यस झूठ सर, नहीं बोलना यार ना, झूठ Yes, बोलोगे तो sir. कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। हैं? टीचर से और डॉक्टर से झूठ मूठ बोलते नहीं है, दो आदमियों से। हैं? अगर किसी को नहीं आया है, सबको वो भी बोलिए। किसी को अगर ये समझ में नहीं आया है तो बोलिए। अभी क्लास तो 1 घंटे की हुई है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग 2 घंटे की क्यों दिखा रहा है? अरे सर वो क्लास रिकॉर्डिंग कैंसिल हो नहीं गई। दिखा रहा, वो मीटिंग स्टार्ट हुआ 2 घंटे पहले से। किसने किया 2 घंटे पहले? इतना पहले क्यों स्टार्ट कर देते हो मीटिंग को? स्टूडेंट सब ज्वाइन करके बैठे रहते हैं सर। 7 बजे से ही? Yes, sir. Okay. चलिए, ये क्लास को 7 बजे कर दूं क्या? 7 से 9? Yes, sir. नो सर, 8 से 10 रहते सर, ये 8 ठीक बजे टाइम है। ठीक है सर, 8 से 10। ये टाइमिंग ठीक है। सर मत करिए। चलो ठीक है, मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाता है 7 से 9। चलो कोई नहीं। ठीक है, 8 से 10 ही रहने देते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है? मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स एंड कॉलम वेक्टर, अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, result will be a column vector, and that column vector is a linear combination of columns of matrix A. This I want to give you. ये क्या है? ये मैट्रिक्स A के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना? यस सर। और यस सर। कलेक्शन ऑफ Yes, sir. ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन क्या होता है? कॉलम स्पेस। यस बोलो, सर। यस कॉलम सर। स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर मींस स्पैन ऑफ कॉलम्स। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमने अभी लिखा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि if ax is equal to b, if ax is equal to b, then b कहां पे होगा? b belongs to कहां पे होगा? कॉलम स्पेस ऑफ a, कॉलम स्पेस ऑफ a। ठीक है, b हमेशा कॉलम स्पेस ऑफ a में होगा। अच्छा बेटा ये बताओ,
अब उल्टा बताओ, यदि बी कॉलम स्पेस में नहीं है तो क्या आपको कोई ऐसा एक्स मिलेगा कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी हो जाए? सर ए एक्स इक्वल टू बी का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। नहीं होगा। गुड गुड गुड। नाउ आई एम राइटिंग, ध्यान से पढ़ना अब, है ना। ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज सॉल्यूशन if and only if B belongs to column space of A। इसका मतलब क्या होगा बेटा? देखो, दो मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, मैट्रिक्स A, इसकी रैंक, और एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं एक ए के अंदर एक कॉलम और बढ़ा दीजिए। दिस इज कॉल्ड राइट ऑगमेंटेशन ऑफ ए बाय बी। ये नोटेशन तो मुझे लगता है कि सबको आता है ना। ए के Yes, sir. यस सर। ए के आगे एक डंडा खींचिए और बी। इसका मतलब ये है कि व्हाट यू हैव डन, यू हैव राइट ऑगमेंटेड ए बाय वेक्टर बी। एक मैट्रिक्स में आपको ये लिख रहा हूं, देखो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मैट्रिक्स है? ए, और राइट हैंड में क्या मैट्रिक्स है? ए के अंदर आपने एक कॉलम और बढ़ा दिया, बी को लिख दिया, और ए और बी दोनों गिवन है हमारे। सो बी, यदि बी जो है कॉलम स्पेस में है ए के, तो क्या होगा? इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? इक्वल होगी, क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? जितनी की कॉलम स्पेस की डायमेंशन होती है। अब बी जो है वो ऑलरेडी कॉलम स्पेस में है। इसका मतलब क्या है कि बी से यदि ए को ऑगमेंट करोगे और नंबर ऑफ कॉलम्स ए के अंदर बढ़ा दोगे, तो तब भी ए की रैंक नहीं बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी, क्योंकि वेयर इज बी? बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, दैट मींस व्हाट? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। पहला रिजल्ट हमने पढ़ लिया, प्रूव भी कर लिया लगभग। रिजल्ट 1। सॉल्यूशन कब होगा? हमने दो पढ़े चीजें ना। किसी सिस्टम का ax इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन कब होगा बेटा? रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b। ऐसे कह लो या ऐसे कह लो कि b बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ a। दोनों सेम ही चीज है, कहने का तरीका अलग अलग है। एंड बोथ कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू द फैक्ट दैट a solution exists। Solution of ax is equal to b exists, means ax is equal to b is solvable if and only if b belongs to column space of a, or a rank of a is equal to rank of a augmented b। Result 2। Solution कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? ax is equal to b, ax is equal to b has no solution। कोई सॉल्यूशन यदि नहीं होगा, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब इसके उल्टे, पहले रिजल्ट के उल्टे निकाल लो ना। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। दैट मीन्स बी डज नॉट बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। अभी एक चीज और है बेटा, देखो, ax इज इक्वल टू बी, ये जो सिस्टम है ना, इसमें तीन केस हो सकते हैं। तीन केस हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे,
और या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। दो ही केस होंगे ना, अभी तीसरा भी छोड़ देते हैं ना, दो ही केस होंगे, या तो सॉल्यूशन ना हो या सॉल्यूशन हो। हाँ या ना बोलते रहो भी, नहीं तो मजा नहीं आता उनको पढ़ाने ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Ax is equal to b, you have a system. So there are only two possibilities. Either this system has solution or this system doesn't have any solution. अब solution है, if solution exists, यहां पे फिर दो केस करते हैं, यहां पे फिर दो केस हो सकते हैं। Solution exists uniquely and there are more than one solution. More than one solution. Solution एक से ज्यादा हो गया तो कितने होंगे? ये एक थोड़ा अभी हम देखेंगे कि क्यों होंगे। कोई सिस्टम है एक्स इज इक्वल टू बी, क्या इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं? केवल दो, मतलब ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो। कुछ तो बताओ, आइडिया तो दो। Yes, sir. Yes, sir. Possible है. हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। यदि सॉल्यूशन यूनिक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? यदि सॉल्यूशन यूनिक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखो दो केस होते हैं, सॉल्यूशन होगा या कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। और यदि सॉल्यूशन होगा तो इसके अंदर भी दो ही केस होंगे, या तो केवल और केवल वन होगा और या फिर इनफाइनाइटली मैनी, मतलब अनंत सॉल्यूशन होंगे। दो ही केस हो सकते हैं सॉल्यूशन में। इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कब होता है। यदि हमने ये समझ लिया कि सॉल्यूशन एक से ज्यादा कब होते हैं और एक से ज्यादा होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन यूनिक कब होगा। देखो ax इज इक्वल टू b है, सो लेट x1 let x be a solution। कोई हमने इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन माना, सपोज करो कि एक सॉल्यूशन है, मतलब कि सोल्वेबल है, और वो सॉल्यूशन को भी हमने x ही लिखा है, नोटेशन चेंज नहीं कर रहे, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। सो लेट x बी ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटा? इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन x है। इसका मतलब क्या है? ax इज इक्वल टू b होगा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन y है, x की जगह मैं y नाम ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? a इंटू वाई इज इक्वल टू बी। Yes, sir. Yes, sir. इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन x है, दैट मींस a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। Yes, sir. फाइन। अब सपोज करो कि इसका दूसरा भी सॉल्यूशन है, सपोज करो कि इस सिस्टम का दूसरा भी कोई सॉल्यूशन है, और वो जो दूसरा सॉल्यूशन है वो आप कैसे निकालोगे? वो एक वेक्टर ही होगा ना। Yes, sir. सो लेट y be another solution, that means what? a into y is also b। यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? y को x में कुछ ऐड करके ही तो निकाला जा सकता है भाई। ये भी Rn का एक वेक्टर है, ये भी Rn का एक वेक्टर है।
सो मैं क्या कह रहा हूं कि x में यदि आप कुछ ऐड करोगे, y कुछ ऐड करोगे, सपोज करो कि वेक्टर n ऐड कर दिया हमने, तो y मिल जाएगा। n एक्चुअली है क्या? बिकॉज x भी तुमको पता है और y भी पता है, दोनों सॉल्यूशन है, दोनों को माइनस कर दो तो n मिल जाएगा। Yes, sir. लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट n सच दैट x प्लस n इज इक्वल टू y। ठीक है, ये तो Yes. हमेशा Yes, ही sir. होगा ना भाई। मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूं और कह रहा हूं कि पहले वेक्टर में कुछ ऐड कीजिए कि दूसरा मिल जाए, तो कैसे निकालोगे? Y equal to x plus n. हाँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एन। मैं अब सुनो, वन टेक द केस ऑफ 1 क्रॉस 1। आई एम गिविंग यू टू नंबर्स 1 and 5, and what is my claim? That you can obtain 5 by adding something in 1. Is it clear? Yes, sir. कंटिन्यूअस माइक नहीं खोलो। कौन भाई साहब आए हैं नए? Shivam. शिवान, बंद करो माइक। Please mute your mic. Fine. So what I was saying, that if you have two numbers 1 and 5 in 1 cross 1 R1, that means, and if I say that you can obtain 5 by adding something in 1, the statement is very obvious. And same is correct in R2. Suppose you have two vectors in R2. एक vector है 1 2, another vector is 5 6, and what I am saying, that you can obtain this 5 6 by adding something in this vector. Clear? And how can you find that this vector n? Just subtract these two vectors. Is it clear? So always it is possible. If you have two vectors x and y in Rn, that means what? You can obtain y from x by adding something. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं यहां से क्या करता हूं, दोनों तरफ a ऑपरेट कर देता हूं। If y is equal to x plus n, that means ay is equal to a of x plus n. हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. what is ay? B. And this a is B. a linear transformation, so it is ax plus an. Yes, sir. What is ay? A into y is equal to what? B. Good. क्योंकि y तो solution था ना। a into x is what? B. B. और an को ऐसे ही रहने दो। अभी क्या आया? a into n क्या आ गया? 0. 0. So that means what? That means where is n? n कहाँ है? a के कौन से फंडामेंटल स्पेस में है? भाई
नल स्पेस की क्या डेफिनेशन होती है? कोई भी वेक्टर नल स्पेस में है, इसका मतलब क्या है कि उस वेक्टर के ऊपर ए ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? 0. So that means n belongs to null space of A. अभी बताओ नल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? या तो एक होगा केवल 0, और या इनफाइनाइटली मैनी, बिकॉज नल स्पेस इज ए सब स्पेस। इसका मतलब यदि एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, इसमें कोई भी वेक्टर नल स्पेस का ऐड करोगे तो दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नल स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं? या तो एक, 0, x में 0 ऐड करोगे तो x ही रहेगा। दैट मींस व्हाट? या तो एक ही सॉल्यूशन होगा और या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बीच का कोई केस नहीं होगा। सो आई आस्क्ड इन स्टार्टिंग दैट कैन ए सिस्टम हैव precisely 2 solution, not more than 2, not less than 2? So the answer is no. A system cannot have precisely 2 solutions. Either there is no solution or one solution, और एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो कितने होंगे फिर? इनफाइनाइटली many. अभी मुझको ये बता दो कि इफ ax is equal to b has a unique solution, so don't write if ax is equal to b has unique solution, मतलब कि सॉल्यूशन है और यूनिक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? रैंक ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। सॉल्यूशन तो है, यही तो हमने पढ़ा था ना ऊपर। सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा? Yes, sir. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अभी क्या है? सॉल्यूशन यूनिक है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन इज यूनिक। कब सॉल्यूशन यूनिक होगा? यदि नल स्पेस में केवल एक ही एलिमेंट हो, और वो एलिमेंट कौन सा है? 0। नल स्पेस में केवल एक ही एलिमेंट हो, 0। तो बेटा ये रैंक कितनी होनी चाहिए? नल स्पेस नहीं है, इसका मतलब रैंक मैट्रिक्स की कितनी होगी? नल स्पेस में एक वेक्टर, नल स्पेस की बेसिस में एक वेक्टर कब होगा? व्हेन यू विल हैव फ्री वेरिएबल्स इन आरईएफ, और फ्री वेरिएबल ही आरईएफ में नहीं है, तो इसका मतलब देयर इज नो वेक्टर इन नल स्पेस अदर देन 0। और फ्री वेरिएबल कब नहीं होगा? जब रैंक n हो जाएगी फुल। Here A is n cross n, remember. ये तीसरा रिजल्ट है। ये चौथा रिजल्ट है। So we have proved these 4 results. हमेशा याद रखने हैं, हमेशा इनको अप्लाई किया जा सकता है। Solution 1, solution 2, solution result 3, result 4। पहला रिजल्ट क्या है बेटा? Solution exists
if and only if B belongs to column space of A or rank of A is equal to rank of A augmented B. There is no solution if rank of A is not equal to rank of A augmented B. और ये कब होगा? जब बेटा B does not belongs to column space of A. तीसरा हमने क्या प्रूव किया? Solution is unique if and only if null space is 0. That means what? Solution exists and is unique. Solution exists and unique. That means what? Rank of A is equal to rank of A augmented B. This is the existence condition. And uniqueness condition means there is no null space. और ये कब होगा? If rank of A is equal to n. Full column. N is equal to number of columns. I give you 2 minutes. चारों रिजल्ट को याद करो अभी, उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिनिश करेंगे। चारों रिजल्ट को याद करो, इस चीज को सोचो कि ax is equal to b either has no solution, and if there is solution, it may have either one solution, unique solution, or if this is not the case, always system has infinitely many solutions. No solution, पहली condition, no solution, that means rank of A is not equal to rank of A augmented B. Solution exists, that means rank of A and rank of A augmented B both must be same. Solution is unique if and only if null space is 0. Solution exist भी करता है, uniquely exist करता है, that means what? Rank of A is equal to rank of A augmented B equal to rank is equal to n. Means the number of columns in A. Simple thing. एक क्वेश्चन करते हैं। So you have to obtain, let me write one this system. System is 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda, and here x1 x2 x3, and right hand side is what? 6 10 and mu. आपको लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यूज निकालनी है। सो फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू such that the system has no solution, कोई solution ही ना हो। सेकंड, यूनिक solution, केवल एक solution हो। एंड थर्ड, infinitely many solutions, infinitely many solutions हो जाए। तो हम क्या करके लेके चलेंगे बेटा? हम A ऑगमेंटेड B लेके चलिए आप, क्योंकि इसकी REF निकालेंगे तो आप A की REF आपके साथ चलती रहेगी। सो व्हाट इज A ऑगमेंटेड B? A क्या है बेटा? 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, और उसके बाद क्या था? 6 10 म्यू। इस मैट्रिक्स की
ये मैट्रिक्स है बेटा 3 क्रॉस 4 रिमेंबर, ठीक है, एंड दिस stands for this separation between this is augmentation. You have augmented A by B. That is your choice whether you want to write this or not. Well, your choice. Okay, this is pivot. So 1 1 1 6. Now I am calculating REF. 0 multiplier is what? Entry to be eliminated divided by pivot with negative sign, means multiply the first row by -1 and add here. Then 1 2 4. Again multiplier is -1, that means multiply the first row by -1 and adding the third row. Then 1 lambda -3 lambda -1 and mu -6. Now this is pivot. One 1 1 6 0 1 2 4 0. Now make 1 here. Multiplier is -1, means multiply this row by -1 and add in the third row. 0 lambda -3 and mu -10. कहां पे पिवोट है बेटा? यहां पे है, यहां पे है, और एक पिवोट आपका ये भी है, थर्ड। ये पिवोट कब होगा? दिस इज पिवोट, दिस एंट्री विल बी पिवोट। कब होगी बेटे पिवोट? ये लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। यदि लैम्डा 3 नहीं है तो ये पिवोट बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा, यदि ये पिवोट बन गया तब ए की रैंक कितनी होगी? 3। ओके, और ए ऑगमेंटेड की रैंक कितनी होगी? ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी होगी? सर 3। 3। So if lambda is not equal to 3, if lambda is not equal to 3, ए के अंदर कॉलम कितने हैं? 3। if lambda is not equal to 3 तो क्या होगा? रैंक ऑफ ए is equal to rank of A augmented B is equal to n। ये हो जाएगा सही? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी हो जाए और म्यू कुछ भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है ना? यस सर। गुड। नाउ सेकंड थिंग, सो इफ lambda is equal to 3 and mu is equal to 10, दोनों लैम्डा ये 3 हो जाए और ये 10 हो जाए, इस केस में क्या होगा? रैंक ऑफ ए क्या होगी? बताओ जल्दी। सर रैंक ऑफ ए ये पिवोट नहीं बनेगा,
ये भी प्योर नहीं बनेगा और ये भी प्योर नहीं, कोई कुछ भी प्योर नहीं बनेगा। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 होगी और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड क्या होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या होगा, ये भी 2 ही होगा। सो रैंक इज सेम बट लेस देन 3, दैट मीन्स व्हाट, इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, infinitely many solutions. If lambda is equal to 3 and mu is not equal to 10, इस केस में बेटा क्या होगा, लैम्डा तो 3 हो गया, यहां पे मतलब कि 0 आ गई, और यहां पे ये म्यू 10 नहीं है, तो देखो बेटे ये तो पिवोट बनेगा नहीं, इसके नीचे तो हमको देखना नहीं है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यू हैव टू जंप इन द नेक्स्ट कॉलम, ये पिवोट बन जाएगा बिकॉज इट इज नॉन जीरो। सो रैंक ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इस केस में क्या होगा, रैंक ए का रैंक कितना है, इसमें क्या होगा, ए का रैंक 2 होगा और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्या रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना होगा इस केस में, ये 0 बन जाएगा और यहां पे नॉन जीरो नंबर आएगा, सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना होगा, 3। गुड, एंड हेंस इस केस में नो सॉल्यूशन। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नो सर। Okay, if there is no solution, let me first stop the recording.